वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम एसएसटी की क्लास 7th की। तो क्लास 7th की बात करेंगे एसएसटी। और एसएसटी में हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक गठन हुए हैं उनके बारे में। मुग़ल के बारे में पढ़ लिया था, अवध, हैदराबाद और बंगाल के बारे में हमने पढ़ लिया था। बात करेंगे अब राजपूतों की वतन जागीरी के बारे में। तो हेडिंग होगी हमारी राजपूतों की वतन जागीरी। ठीक, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से हम देखें जो आमेर या जो अंबर और जो जोधपुर हैं, उन राजघरानों में मुग़ल व्यवस्थाओं में हम देखें तो अलग अलग जो लोग हैं वो मुग़लों की सेवा में रहे हैं। तो जो आमेर, जो जयपुर है या जो जिसको हम अंबर भी कहते हैं जयपुर का, इस घराने के जो राजा हैं और बाद में जोधपुर घराने के राजा हैं, देखा जाता है कि मुग़लों के अंडर में सेवारत रह चुके हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको सेवारत थे। अब जब ये आमेर या जोधपुर के जो भी राजा थे वो मुग़लों के अंडर में थे और मुग़ल जो काम करवाते वो करते, उनकी सेवा करते। तो सेवा करने की वजह से इनको काफ़ी जगहों की जागीरें मिलती थी। जागीर मतलब ज़मीन, एक ज़मीन का जो भाग है वो इनको, उसका आधिपत्य इनको हो जाता था। जागीर मिलती थी और इस जागीरी से उनको, इन राजाओं को कर मिलता था, जिससे अपने खर्चे चलते थे। अब बात करें 18वीं शताब्दी में, तो यहाँ के जो राजा थे इन्होंने अपने आसपास में जो भी ज़मीन थी, इलाके थे, वहाँ पर नियंत्रण शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है। जोधपुर के जो राजा अजीत सिंह हैं, उन्होंने भी मुग़ल दरबार की जो राजनीति है उनमें अपने कह सकते हैं कि उनमें भी अपना योगदान था, उसमें भी वो जुड़ गए थे, जोधपुर के राजा अजीत सिंह। अब बात करें कि जो ये प्रभावशाली घराने थे, राजपूत घराने, उसमें देखें तो गुजरात और मालवा के जो लाभदायक सूबों की जो सूबेदारी का जो दावा किया, मतलब ये जो सूबेदारी इनको दी हुई थी, जैसे हमने बंगाल और उनकी बात की थी, हैदराबाद की, अवध की, वैसे गुजरात और मालवा की जो सूबेदारी है वो इस प्रकार के इनको दी हुई थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी हुई थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी हुई थी। और आमेर के जो राजा, सवाई राजा जय सिंह हैं, सवाई राजा जय सिंह, इनको मालवा की जागीर मिली हुई थी, मालवा की। ठीक है, सूबेदारी वो वहाँ करते थे। बात करें बहादुर शाह या जो बादशाह हैं, जिनका नाम था जहांदार शाह, इन्होंने 1713 में राजाओं के इन पदों का नवीनीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के आसपास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। जोधपुर का जो राजघराना है नागौर को जीत लिया, अपने आसपास के इलाकों को अंदर मिलाना चाहा
और दूसरी ओर जो आमेर हैं उन्होंने बूंदी के बड़े भूभाग को अधिकतर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, आमेर वाला। तो सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी बनाया, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। और जब जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी इनको दी गई। किसकी? आगरा की। 1740 के अंदर देखें तो इसके दशक में राजस्थान में मराठों के अभियान ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डाला। 1740 के दशक में देखें तो जो मराठा हैं महाराष्ट्र के, वो राजस्थान में आक्रमण करते हैं, जिससे ये जो रजवाड़े हैं उन पर भारी दबाव हुआ। और जिस प्रकार से ये अपने विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ रहे थे, साम्राज्य बढ़ा रहे थे, तो मराठा के आक्रमण की वजह से इनके साम्राज्य अब धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें कि जो कई राजपूत सरदारों ने जो पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए, जो सत्ता के केंद्र बने, राजपूतों ने जो किले हैं वो पहाड़ी की चोटी पर बनाए, ठीक है, और किलेबंदी करते थे। इस प्रकार से जैसे चित्तौड़गढ़ का किला देखें तो वो भी हम देखें तो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ, जिसे उस किले के अंदर यहाँ राजा हैं वो सारी व्यवस्था भी करते थे, महल वगैरह हैं, तालाब हैं, कुंडी, बावड़ी जैसे जल निकाय भी थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें जयपुर के जो राजा जयसिंह हैं, इन्होंने भी अनेक चीज़ें का निर्माण कराया। इन्होंने 5 खगोल की वेधशालाओं का निर्माण कराया। जयसिंह ने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। कहाँ कहाँ करवाया था? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। ठीक है, तो इन जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका काम था कि जो पिंड है, खगोलीय पिंड, उनका अध्ययन करना समय की गणना के लिए। अब बात करेंगे किस प्रकार अलग अलग धर्म वालों को, अलग अलग धर्म के लोगों को भी आज़ादी हासिल करने की कोशिश हुई। बात करते हैं सिख धर्म की। तो हमने अलग अलग प्रकार से पहले भी सिख धर्म के बारे में पढ़ा है। पंजाब के अंदर जो सिख धर्म है उनकी हमने बारे में बात की थी कि पंजाब के अंदर भी सिख धर्म को आगे बढ़ाने का काम मिला, उनको भी अपने राज्य निर्माण का बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, उसके बाद में राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी। 1708 के अंदर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। इन्होंने अंग्रेजों के, राजपूतों और मुगलों के विपरीत लड़ाइयाँ भी लड़ी। अब इनकी मृत्यु के बाद में जो खालसा पंथ का जो नेतृत्व है वो बंदा बहादुर ने निभाया। बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर लिया
और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौमिक बनाया। तो बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए, ठीक है। और उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की यमुना और सतलज नदी के बीच में। तो सतलज या सतलुज नदी हैं, और जो यमुना नदी है इसके बीच में आपको ध्यान रखना है कि बंदा बहादुर ने अपने प्रशासन को यहाँ तक फैला दिया। और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बनाया और 1716 में इनको मार दिया गया। तो इस प्रकार से आज़ादी के छात्र में काफ़ी जाने गए, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने अलग अलग रूपों में संगठित चीज़ें बनाई। पहले उन्होंने जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया गया अलग अलग रूपों में। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो कई अलग अलग संगठन है सिख धर्म के जत्थों और मिसलों, जब दोनों की संयुक्त जो सेनाएं थी उनको कहते थे दल खालसा, ठीक है। और उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। तो ये दल खालसा की जो सेना है जत्थों और बात करें मिसलों की, तो ये क्या करते थे वैसाखी के दिन और दिवाली या दीपावली के दिन जो अमृतसर है पंजाब में, वहाँ पर इकट्ठे होते थे, बैठकें करते थे और बैठकों में निर्णय लेते थे कि जिन्हें वो कहते थे गुरुमत्ता या गुरुमत्ता, जो बैठक में जो निर्णय होते थे उनको कहते थे गुरुमत्ता, मतलब गुरु के प्रस्ताव, जिसका मतलब होता है गुरु के प्रस्ताव, ठीक है, गुरुमत्ता। और सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उनके संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो इन्होंने एक राखी व्यवस्था स्थापित की, राखी व्यवस्था। इसके तहत किसानों से 20%, जो राखी व्यवस्था है उसके अनुसार किसानों से 20% उपज का जो 20% है वो लेकर उनके संरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि गुरु गोविंद सिंह ने स्पष्ट कहा था कि राज करेगा खालसा, उनके भाग्य में लिखा हुआ है। तो उसके बाद में उन्होंने अलग अलग प्रकार से ये संगठित होकर खालसापंथ की स्थापना की और पहले मुग़ल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ इन्होंने सफल विरोध किया। अगर इनके सफल विरोध की बात करें तो पहला तो है मुग़ल सूबेदारों के खिलाफ, उसके बाद में है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने मुग़लों से पंजाब का समृद्ध जो प्रांत है और सर हिंद की जो सरकार है वो अपने कब्जे में कर ली थी। अहमद शाह अब्दाली ने मुग़ल से ये जो पंजाब का जो भाग है वो अपने अंडर में ले लिया और इस प्रकार से इनका विरोध भी हुआ। खालसा ने अगर बात करें तो खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा कर ली। सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय खालसा के आदेश में पाए जाते थे।
ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंत में देखें तो सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैल गए थे, यमुना तक, और अलग अलग शासकों के रूप में बट गए थे। एक शासक था जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने वापस सिख धर्मों को समूह को एकता कायम की और इन्होंने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, रणजीत सिंह। ठीक है। तो ये 10वें गुरु गोविंद सिंह की हमने भी बात की, और इसके अलावा हमने रणजीत सिंह की बात की, इसके अलावा खालसा पंथ की बात की और बंदा बहादुर की बात की। तो राजपूत के अलावा हमने सिख धर्म की बात करते हैं मराठा। मराठा भी एक शक्तिशाली राज्य था और मराठा हमेशा मुगलों का विरोध करने वाला था। शिवाजी का नाम सुना होगा आपने, शिवाजी, जो 1627 से 1680 तक इनका जीवन काल चला, और मतलब तो एक शक्तिशाली योद्धा थे और इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। और गतिशील जो कर्षक पशु सारक हैं, जिनको कुंदवी कहते थे, वो इनके सेना के रूप में आदर्श हैं। शिवाजी ने प्रायद्वीपीय में मुगलों की चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया। दक्षिण का जो भारत का दक्षिणी जो भाग है, प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ जो मराठा साम्राज्य है, उनको हम कह सकते हैं कि चुनौती देने के लिए सेनाओं का प्रयोग किया शिवाजी ने। शिवाजी की मृत्यु के बाद में देखें तो जो मराठा राज्य है वो एक ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रह गया, जो पेशवा कहलाता था, जिनको प्रधानमंत्री शिवाजी के समय वो प्रधानमंत्री थे, और उस समय पुणे को मराठों की राजधानी बना दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेशवा की देखरेख में मराठों ने अत्यंत सफल नैत्य सैन्य कार्रवाई की और इस प्रकार से उन्होंने मुगलों से टक्कर ली। तो ये भी हैं किस प्रकार से मराठा उस समय महत्वपूर्ण शासक के रूप में आगे बढ़ रहे थे। मुगल सेना ने एक ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहाँ पर रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हैं। तो बड़ी शक्तिशाली सेना थी मराठा, और मुगल सेना भी इस प्रकार से लड़ाई करती थी। 17वीं शताब्दी के अगर देखें, 17वीं शताब्दी के अंत तक जो शिवाजी थे, उन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की। और शिवाजी के जन्म की बात करें तो 1630 में शाहजहाँ जी जिजाबाई से हुआ, ऐसा माना जाता है। और इन्होंने अपने जीवन के अंदर जो सीख हैं दादा कोंडदेव से ली। कम उम्र में विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्होंने मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बनाया। धीरे धीरे इनका बीजापुर के राजाओं को उन्होंने भी मारा। युद्ध कला में बड़े शिवाजी आगे हुए थे और शिवाजी मराठों के एक महत्वपूर्ण शासक प्रशासक के रूप में आगे उभरे। ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है, 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ था। उसने धीरे धीरे आसपास के कई क्षेत्र और मुगल के कई साम्राज्यों को अपने अंडर में ले लिया था। 1720 के दशक तक माल और गुजरात भी मुगलों के हाथ से छीन करके मराठों ने अपने हाथ में ले लिए थे। और 1730 के दशक में देखें अपन, 1730 के दशक में तो मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई थी। और साथ ही क्षेत्र पर जो छौथ और सरदेश मुखी जो कर वसूलने का जो अधिकार है इनको मिल गया था। ये टैक्स हैं, कर जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भूभाग का जो 25% हैं वो होता है छौथ कर। जो जमींदार हैं या जो मराठे हैं दक्षिण भारत में, जितनी भी भू राजस्व है उसका जो 25% है ज़मीन का, वो इनके हाथ में था।
सरदेशमुखी की बात करें तो दक्षिण में या दक्कन में भू राजस्व का 9 से 10% जो भाग हैं वो सरदेशमुखी में आता था। तो 2 प्रकार के टैक्स इनके हाथ में आ गए थे, मराठों के हाथ में। एक तो आ गया सरदेशमुखी, एक आया था छौथ कर। तो बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और वह एक महान मराठा सेनापति थे। इन्होंने मराठा को आगे बढ़ाया विंध्य के, और इन्होंने मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन भी किए। तो उनका भी नाम आता है बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल। तो एक कर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो 1737 में दिल्ली पर दावा बोलने के बाद मराठा की सीमाएं हैं वो आगे से बढ़ती गई। इन्होंने दिल्ली पर दावा बोल दिया। फिर राजस्थान में, पंजाब, पूर्व बंगाल और उड़ीसा में भी, यहाँ तक कि कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलुगु प्रदेश पर तक धीरे धीरे साम्राज्य फैल रहा था। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से ये साम्राज्य को अपना अंडम लेकर, पैसे लेकर वापस उनको छोड़ भी दे देते। अब अगर हम देखें 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और इस लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली मराठों को, तो ये भी उनको नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखें तो अंतरहीन सैन्य अभियान के साथ में मराठा एक शक्तिशाली शासक या शासन व्यवस्था थी। इनके अंतर्गत काफ़ी अभियान चलाए इन्होंने, और इस प्रकार से व्यापार को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। भू राजस्व की भी इन्होंने अलग रूप से की। मराठा में जो सिंधिया, गायकवाड़, जो भोसले देखें तो मराठे सरदार थे। इन्होंने सेनाएं खड़ी की और संसाधनों का प्रयोग करके काफ़ी अभियान को सफलतापूर्वक इन्होंने जीत लिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इस प्रकार से मराठों की बात पूरी हो जाती है। तो बात करेंगे हम जाट वंश के बारे में, वो बढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करें।